नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए स्क्रीन पर मैं आपको ये गाय दिखा रहा हूं कि जो ओनर हैं राकेश जी, उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 4-5 दिनों से ये गाय कम खा रही है। कम खाने के साथ साथ इसका गोबर भी सूखा हुआ सा आ रहा था। मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कम होता जा रहा है। अभी से बच्चा दिए 4-5 महीने हुए हैं। बहुत अच्छी गाय थी, बढ़िया दूध दे रही थी, पर अचानक इसको ये दिक्कत आने लगी। पेट भी हल्का सा भारी लग रहा था, फूला लग रहा था। तो इन्होंने कुछ उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, किसी लोकल व्यक्ति से सलाह ली जो वहाँ के पैरावेटनरी स्टाफ थे। तो उन्होंने इसको निलजान से इसको डिवर्मिंग कराई और साथ ही इसके लिए कुछ और भी दवाइयाँ दी। तो उससे भी कोई बात बनी नहीं। एक दिन उसने थोड़ा सा पतला गोबर किया। फिर इनके बुलाने पर जब मैं गया तो देखिए मैं इस केस को देखकर बिल्कुल दंग रह गया कि ये एक वैगल इंडाइजेशन का, जो क्रॉनिक इंडाइजेशन सिंड्रोम होता है, उसका एक टिपिकल केस था। देखिए मैं इसको आपको इस एनिमल का पेट दिखा रहा हूँ। जो बाईं तरफ से होता है ये बिल्कुल गोल हो रहा है, फूला हुआ है, स्वेलिंग है, तो एप्पल की तरह है। और जो दाहिनी तरफ है वहाँ पर नीचे की तरफ जो है वेंट्रल हिस्से में सूजन है। तो इसे पेपल शेप्ड एब्डोमेन कहते हैं कि एक तरफ से पूरा वो राउंड हो रहा है और दूसरी तरफ से नीचे की तरफ राउंड हो रहा है, जैसा कि मैं इसका देखिए आपको डायग्राम और दिखा रहा हूँ। तो ये टिपिकल पिक्चर था। पेट भी फूला हुआ लग रहा था और कम खा रहा है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया है और कुछ दवाइयों का असर भी नहीं हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा लीवर टॉनिक भी पिला रहे हैं पर उसका कोई असर नहीं। तो साथियों ये कंडीशन है वैगल इंडाइजेशन की, जो क्रॉनिक इंडाइजेशन सिंड्रोम है उसकी। तो ये क्यों होता है और इसमें क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से, सभी साथियों से जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों आज हम बात कर रहे हैं वैगल इंडाइजेशन की। वैगल क्या है, वैगस क्या है? वैगस इंडाइजेशन या वैगल इंडाइजेशन, इसका नाम इसलिए पड़ा कि वैगस नाम की एक नर्व होती है जो पशु का जो फूड पाइप होता है, जहाँ उसका खाने की जो ये नली होती है गले से शुरू हुई होती है, इसके पैरेलल साथ साथ वो वैगस नर्व चलती है और वो आगे जाकर बढ़ जाती है। और जो पेट के हिस्से हैं, रुमिनेंट के पेट के जो 4 हिस्से होते हैं, वहाँ विभिन्न हिस्सों में ये अपनी सप्लाई देती है। और जब किसी भी वजह से इस नर्व में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसमें कोई डैमेज होता है, तो इस तरह की कंडीशन आती है। ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है कि हमेशा वैगस नर्व को इंजरी हो या कोई इन्फ्लेमेशन हो। कई बार ये मैकेनिकल कारणों से भी हो जाता है। और मेनली इसमें 2 दिक्कतें आती हैं। पहली जो र्यूमन रेटिकुलम है, जो पेट के सबसे बड़े हिस्से हैं, शुरुआती पेट का हिस्सा है, वहाँ से जो फूड है वो अगले चैम्बर में यानी ओमेजम में जाता है। वहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए कि न जाने पाए, रुका रहेगा जब एक जगह पे, फिर फूड सारा जितना उसका र्यूमिनल कंटेंट है वो एक जगह पे भरा रहेगा, तो वहाँ दिक्कत आने लगी। और एक इसका दूसरा हिस्सा भी होता है कि जो पेट का सबसे आखिरी हिस्सा है, एबोमेजम, जो ट्रू स्टमक बोलते हैं, वहाँ से जो एम्प्टिंग है या आगे बढ़ने की प्रोसेस है जो इस कंटेंट की, वो स्लो हो जाए। दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो इस तरह की दिक्कत आएगी। तो पहले इसमें प्राइमरी तो ये भी हो सकता है कि बस फ्री गैस, ब्लोट हो गैस हो, आप उसकी गैस को निकालने का कुछ इंतजाम कर दें तो उसको आराम मिल जाए। लेकिन अगर ये कंडीशन बिगड़ जाती है, इसका जो टाइप है इस तरह का हो जा रहा है कि दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, तो ऐसा पशु बहुत ज़्यादा बात करेंगे कि इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। तो हमारे जो वेटनेरियन साथी हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि आप इसके लिए एक एट्रोपिन टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी की वजह से ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, यानी हार्ट रेट जो होती है बहुत स्लो हो जाती है, दिल धीरे धीरे धड़कता है, क्योंकि वैगस जो नर्व है उसका असर वहाँ भी है। तो जब आप उस पशु को, गाय है, भैंस है, उसको 40 mg या 40 मिलीग्राम हम कहें एट्रोपिन सल्फेट को आप जब सबक्यूटेनियस उसकी खाल में इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद 15 मिनट बाद आप आके हार्ट रेट चेक करें पशु का। पहले हार्ट रेट आपने पशु का चेक कर लिया, उसके बाद आपने उसको 40 mg एट्रोपिन सल्फेट दिया और फिर 15 मिनट बाद चेक किया। अगर आप ये देखते हैं कि हार्ट रेट जो है
वो 15-16% से ज़्यादा बढ़ गया, उसमें ग्रोथ हो गई, अच्छा हो गया। तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये पशु जो है वेगस इंडाइजेशन का शिकार है, यानी वेगस नर्व की दिक्कतों की वजह से ही ये ऐसा कर रहा है। तो ये तो डायग्नोसिस के लिए मैंने एक आपको सिंपल टेस्ट बताया। अब हम बात करेंगे इसके उपचार के बारे में। इसका उपचार जो होता है वो मेनली सिम्टोमेटिक होता है, जो इसके कारणों पर निर्भर करता है। जब हम इसका कारण जान लेते हैं मेन की किस वजह से ये क्रॉनिक इंडाइजेशन सिंड्रोम हो रहा है, तो हम इसको दूर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि टीआरपी उसकी वजह है, ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपैराइटिस, जो एक बीमारी होती है, हार्डवेयर डिजीज जिसे टीआरपी कहते हैं, जिसमें कोई नुकीली चीज़ होती है, कील होता है, कोई तार होता है, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो ह्यूमन रेटिकुलम को पंक्चर कर रहा होता है, और उसकी वजह से एनिमल को दिक्कत आ रही होती है वेगस इंडाइजेशन की। तो वहाँ पर तो हम सभी जानते हैं कि टीआरपी एक बहुत ही जानलेवा और लंबा चलने वाला रोग है। अगर ऐसा है तो वहाँ पे आपको एंटीबायोटिक भी देने पड़ेंगे, पेन किलर्स देने पड़ेंगे, तमाम तरह की इस तरह की चीज़ें देनी पड़ेंगी। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा नहीं है, सिर्फ वो ब्लोट दिखाई दे रहा है, पेट का एक टिपिकल शेप दिखाई दे रहा है, मिल्क कम होता जा रहा है, पशु खा नहीं रहा है, तो वहाँ पे हमें जो गट की मोटिलिटी बढ़ाने वाली दवा देनी होगी। और सबसे आसान, इसमें सबसे अच्छी दवा जो हमारे पास है वो क्या है? वो दवा है मेटोक्लोप्रोमाइड, जो हम मार्केट में पेरिनॉर्म के नाम से मिलती है। तो हम इससे अपने पशु को कर देंगे तो आप देखोगे कि इससे आपके पशु की जो मोटिलिटी है इंटेस्टाइन की, गट की, वो बढ़ेगी। तो आपको अपने पशु को पेरिनॉर्म जो है ये आप इसको सुबह और शाम लगातार 2-3 दिन तक दे सकते हैं। साथ में आप एक हल्के एंटीबायोटिक का कवर दे सकते हैं। अच्छा ये होगा कि आप अपने पशु को कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, जैसे कैल्बोरॉल आता है, वो भी सबक्यूटेनियस दे दें। ये भी जो है ऐसे केसेस में बड़ी मदद करता है। और भी जो र्यूमिनोटोरिक्स हैं, जो र्यूमन का मूवमेंट बढ़ा सकते हैं, इस केस में देखिए मैंने ये हिमालय का नया प्रोडक्ट है, ये जस्ट अभी कंपनी ने कुछ दिन पहले लॉन्च किया है, तो मैंने इसका ट्रायल किया है और इसको दिया है, अपने सामने ही दिलवाया है इस एनिमल को, और इस उम्मीद के साथ कि ये अच्छा काम करेगा। तो इस तरह की चीज़ें दी मैं बात की कैल्शियम की, मैंने बात की मेटोक्लोप्रोमाइड की, और एक एंटीबायोटिक की। इस तरह की चीज़ें हम देते हैं। उसमें मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करूं तो नक्स वोमिका ऐसे केसेस में बड़ी इफेक्टिव होती है। आप नक्स वोमिका 200 या नक्स वोमिका इवन 1 ml ले सकते हैं, और ऐसे पशु को आप 10 से 15 बूंद जो है नक्स वोमिका की दिन में एक बार दें, तो उसका भी इफेक्ट होता है। वो भी इस तरह ह्यूमन मोटिलिटी बढ़ाने में या गट की मोटिलिटी बढ़ाने में अच्छा काम करता है। इसके अलावा आप ऐसे अगर देख रहे हैं कि पशु का पेट फूल रहा है और वो ठीक से गोबर नहीं कर पा रहा है, तो आप परगेटिव्स या कैथार्टिक्स भी यूज कर सकते हैं। परगेटिव्स से मतलब है कि जो हम कहें कि पशु को खुल के गोबर कराने वाली दवाइयाँ हैं, तो उसमें हम पशु को लिक्विड पैराफिन दे सकते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस्ड प्रिपरेशन है, और कैस्टर ऑयल है। इस तरह की कोई भी ऑयल दे सकते हैं पशु को, जिससे उसकी गट की मोटिलिटी बढ़े और उसको आराम हो। तो जब हम इस तरह का एक कंबाइंड एफर्ट करते हैं, वजह को जानने की कोशिश करते हैं, ये दवाइयाँ देते हैं उसके हिसाब से, तो धीरे धीरे ये क्रॉनिक इंडाइजेशन सिंड्रोम क्रॉनिक नहीं रहता है और ये ठीक होने लगता है।